डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.2 का जो बेसिक था, 4.2 तो शायद आपकी होगी थी, 4.1 का जो बेसिक था वो हमें सीखना है और देन एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। ठीक है, एक्सरसाइज आपकी 4.2 चल रही थी, तो लास्ट लेक्चर में हमने 4.2 के जो एग्जाम्पल थे, क्वेश्चन से वो सारे सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, बेसिकली आज के लेक्चर में हमें एक्सरसाइज 4.3 आज के लेक्चर में हमें एक्सरसाइज 4.3 का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको सीखना है। ठीक है, क्लास 10th का। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप निकाल लिया अपनी नई बुक और उसमें एक्सरसाइज 4.3 निकाल लिया आप। तो एक्सरसाइज 4.3 का जो बेसिक है उसमें हेडिंग लिखी है मूलों की प्रकृति। क्या लिखा है? मूलों की प्रकृति। तो इस हेडिंग को आप निकाल ले। नेचर ऑफ रूट्स, ये हमें आज सीखना है कि नेचर ऑफ रूट्स बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। देखिए ध्यान से, ये क्लास 10th का लेक्चर है, आप लिख भी सकते हैं यहाँ पे क्लास 10th और एक्सरसाइज होगी आपकी ये 4.3। तो आज के लेक्चर में हम 4.3 का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सीखेंगे और देन जो एग्जाम्पल है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो। तो बेसिक में क्या है? मूलों की प्रकृति। ठीक है, तो हेडिंग लगा दो आप पहले, मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की प्रकृति। नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स बेसिकली होता क्या है? मतलब मूल जो होते समीकरण के अभी तक हमने हल निकाले हैं, अल्फा बीटा जो निकाले थे उन्हीं को हम शून्यांक बोलते हैं और जीरोज बोलते हैं इंग्लिश में। और यहाँ पे हम उनको क्या बोलेंगे? मूल बोलेंगे, मूल। इंग्लिश में रूट्स बोलते हैं। ठीक है, तो रूट कैसे कैसे होते हैं? काल्पनिक होते हैं, ठीक है, वास्तविक होते हैं, अवास्तविक होते हैं। तो इस तरह के जो रूट्स है वो हम सीखेंगे यहाँ पे निकालने किसी भी द्विघात समीकरण का। ठीक है, तो अब देखिए, पहले सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप, द्विघात समीकरण का मानक रूप। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप आपने क्या सीखा था? ax² प्लस bx प्लस में c इक्वल टू 0। ठीक है, ये द्विघात समीकरण का मानक होता है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो ax² bx प्लस c होती है। ठीक है, अब यहाँ पर a, b एंड c एनी रियल नंबर है, कुछ भी वास्तविक संख्याएं हो सकती है, -2 + 1 पॉइंट में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और x² का जो कोफिशिएंट है a, कोफिशिएंट ऑफ x² यानी a है यहाँ पर, तो इस a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, डज नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 हो गया तो ये जो समीकरण बनेगी ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, रैखिक समीकरण बन जाएगी, क्योंकि ये जो टर्म है ये 0 हो जाएगा, तो bx प्लस c एक लीनियर इक्वेशन बच जाती है। ठीक है, तो इसीलिए a² का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए, ये इसके लिए शर्त, कंडीशन है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट यहाँ तक आपने समझ लिया है कि ये मानक रूप है। अब देखिए यहाँ पर, अब आपको हेडिंग लिखनी है कि द्विघात समीकरण का विविक्त कर। ये वो फॉर्मूला है जिससे कि हम मूलों की प्रकृति को चेक करते हैं। ठीक है, ये वो फॉर्मूला है जिससे कि हम मूलों की प्रकृति को चेक करते हैं। किस फॉर्मूले से? द्विघात समीकरण का विविक्त कर से। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ पहले पूरा इसको, द्विघात समीकरण का विविक्त कर। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट ये वो फॉर्मूला है जिससे कि हम नेचर ऑफ रूट्स को बता सकती है। जो मूलों की प्रकृति है
उसको चेक कर सकते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इस हेडिंग को, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि डिस्क्रिमिनेंट को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका फॉर्मूला होता है। डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, वेयर ए सी एंड बी एनी रियल नंबर, और डी को हम क्या बोलेंगे, डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्त कर किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, द्विघात समीकरण का। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है इस एक्सरसाइज के लिए। एक तो ये फॉर्मूला बन गया, एक ये मानक रूप यूज होगा, और फिर अब आपको नेचर बताएंगे रूट्स का। ठीक है, जो नेचर आएगा, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में हम अभी सीखेंगे, तो पहले आप इसको लिख ले इतना। तो डियर स्टूडेंट, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे देखिए, देखिए एक एक बात यहाँ पर एकदम सीक्वेंस में चलेगी। ठीक है, तो अब देखिए, अब जो मुख्य हेडिंग थी आज के लेक्चर की वो क्या थी, मूलों की प्रकृति। प्रकृति क्या होती है मूलों की, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नेचर ऑफ रूट्स। अभी लिखा था मैंने नेचर ऑफ रूट्स। तो डियर स्टूडेंट, नेचर ऑफ रूट्स में आपको रूट्स को देखना होता है कि किसी भी समीकरण के दो वास्तविक मूल है, भिन्न भिन्न मूल है, बराबर मूल है, क्या मूल है। मान लिया किसी भी एक समीकरण को सॉल्व करने से आपको दो हल मिलती है, एक द्विघात समीकरण को सॉल्व करने से आपको दो हल आते हैं एक्स के, यानी दो सॉल्यूशन मिलते हैं, एक्स की दो वैल्यू आपको मिलती है। अब वो दोनों वैल्यू इक्वल है या फिर डिफरेंट है, या उन दोनों वैल्यूओं का अस्तित्व नहीं है, ये चेक करने के लिए हम क्या चेक करते हैं, नेचर ऑफ रूट्स। किसके बारे में सीखते हैं पहले, नेचर ऑफ रूट्स। तो यहाँ पर आप ये सीखेंगे कि एक जो इक्वेशन है उसके जो टू सॉल्यूशन आते हैं वो इक्वल होंगे या फिर डिफरेंट होंगे, या फिर उस समीकरण का कोई भी हल या फिर कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। तो वो चेक करने का जो रूल है वो हम यहाँ पर सीखते हैं नेचर ऑफ रूट्स के अंदर। ठीक है, तो अब देखिए नेचर ऑफ रूट्स क्या कहता है कि सबसे पहले केस फर्स्ट में देखिए क्या होता है। देखिए यदि d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाए, यदि d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाए, देखिए केस फर्स्ट में क्या कहते हैं कि यदि d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाए। अब d का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, विविक्त कर। अगर द्विघात समीकरण का विविक्त कर का मान 0 से बड़ा आ जाए, पॉजिटिव वैल्यू आ जाए 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो इस केस में जो इस समीकरण के मूल आएंगे वो भिन्न भिन्न और वास्तविक होंगे। ठीक है, तो अब d का मान देखिए, d का फॉर्मूला आपको मालूम है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो d का फॉर्मूला इसके नीचे ओपन कर दे, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है तो आपको लिखना है फिर, इसीलिए जो समीकरण होगी, समीकरण के दो भिन्न भिन्न यानी अलग अलग दो भिन्न भिन्न व वास्तविक दो भिन्न भिन्न व वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, अगर d का मान 0 से बड़ा आता है तो समीकरण के दो भिन्न भिन्न व वास्तविक मूल होंगे। ये आपको याद रखना है स्टेटमेंट ये। ठीक है, प्रकृति के लिए याद रखना है, सवाल में लिखना पड़ेगा। केस नंबर सेकंड, यदि d का मान लेस देन 0 है, यानी 0 से छोटी वैल्यू आती है d की, मान लिया
नेगेटिव वैल्यू है, मतलब जो जीरो से छोटी वैल्यू होती है, -1 -2 -3, इस तरह की जो वैल्यू होती है ये होती है जीरो से छोटी। तो जीरो से छोटी जो भी वैल्यू है, अगर d का मान जीरो से छोटा आता है, लेस देन जीरो आता है, तो इस केस में जो समीकरण के मूल होंगे वो वास्तविक नहीं होंगे, ठीक है, काल्पनिक होंगे। और इस केस में मूलों का अस्तित्व नहीं होता है जब d का मान नेगेटिव आता है तब, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे इसीलिए अब देखिए d की जो फॉर्मूला है, जो d का फॉर्मूला है वो क्या होता है, b² - 4ac होता है। यानी b² - 4ac की वैल्यू लेस देन जीरो होगी, तो हम कह सकते हैं कि समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है, समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है, समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है। अगर समीकरण के वास्तविक मूल नहीं है तो हम बोल सकते अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, आपको फिर ये लिखना है कि समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है। जब d का मान नेगेटिव आ जाए तो उस केस में समीकरण के कोई भी रूट्स नहीं होते, काल्पनिक रूट्स होते हैं। और जो काल्पनिक रूट्स होते हैं उसके बारे में आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है, अगर d का मान जीरो से छोटा आता है, नेगेटिव वैल्यू देता है, तो समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है और अतः मूलों का अस्तित्व भी नहीं है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। अब जो केस थर्ड है, इसमें क्या लिखना है आपको कि यदि d का मान सपोज जीरो आता है, हमने जैसे ही द्विघात समीकरण का विभक्त कर निकाला और उसमें d की वैल्यू इसने हमें जीरो दी, यानी जीरो के इक्वल आता है, एग्जैक्ट जीरो आता है, तो इस केस में जो समीकरण के मूल होंगे वो वास्तविक होंगे और इक्वल होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है कि समीकरण के मूल, अगर ये केस है तो यानी d की वैल्यू आप ये भी लिख सकते हैं, b² - 4ac की वैल्यू यदि जीरो आती है तो आपको लिखना है समीकरण के दो बराबर व वास्तविक मूल होंगे, बराबर व वास्तविक मूल होंगी। समीकरण के दो बराबर व वास्तविक मूल होंगी, ठीक है। तो देखिए, अगर d का मान जीरो आएगा तो समीकरण के दो बराबर व वास्तविक मूल होंगे। अगर d का मान जीरो से बड़ा आएगा तो समीकरण के दो भिन्न भिन्न व वास्तविक मूल होंगे। अगर d का मान जीरो से छोटा आएगा तो समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है, ठीक है। तो ये केस आपको तीन याद रखने हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, ये आपने नोट कर लिया है, इसको आप सही से नोट कर ले पहले। चलो अब आगे देखिए, ये तो बेसिक है, इसका एक्सरसाइज 4.3 का बेसिक बता रहा हूँ पहले आपको मैं। इसके बाद एक आध एग्जाम्पल लेते हैं पहले। देखिए एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए नई बुक में, आप एग्जाम्पल नंबर 7 है ये। देखिए एग्जाम्पल 7 में क्या लिखा है कि द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का वियुक्त कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले तो आप लिखो, दिया है, ठीक है, गिवन, थोड़ा बहुत इंग्लिश भी समझाऊंगा आपको, गिवन, ठीक है। तो देखिए क्या दिया है आपको, दिया है 2x² - 4x + 3 = 0। ये एक द्विघात समीकरण है। अब समीकरण में क्या कहता है कि द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का वियुक्त कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। नेचर ऑफ रूट्स भी आपको फाइंड आउट करना है।
तो सबसे पहले देखिए नेचर ऑफ रूट्स के लिए आपको क्या निकालना पड़ता है, डी निकालना पड़ता है। अब डी को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, यानी विविक्त कर निकालना पड़ता है। इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac में आपको ए बी और सी की वैल्यू चाहिए होगी, तो ए बी सी की वैल्यू हमें कौन देगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण का मानक रूप देगा। तो पहले क्या करेंगे, इस समीकरण की तुलना इसके मानक रूप से करके वहां से ए बी सी निकाल देंगे। तो यानी द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, 0 से तुलना करने पर, 0 से तुलना करने पर। अब देखिए तुलना करने पे क्या होगा कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है ए, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो 2 है, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक्स का गुणांक बी, यहाँ एक्स का गुणांक -4, तो मान लो कि एक्स से एक्स कटे तो बी की वैल्यू -4 तुलना करने पर। और सी की वैल्यू कितनी होगी, जो लास्ट में संख्या लिखी होगी, नंबर लिखा होगा, वो होता है सी का मान, यानी 3। अब हम निकालेंगे विविक्त कर, ठीक है, यानी डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्त कर निकालने का फॉर्मूला होता है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ये होता है। अब डी को आपने सेम रखना है, बी की वैल्यू कितनी है, -4 है, यहाँ पे रख दिया ऊपर स्क्वायर, -4 इंटू में ए की वैल्यू कितनी है 2 और सी की वैल्यू कितनी है 3। अब डी इक्वल टू कितना होगा, -4 का स्क्वायर कितना होगा 16, -4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 में से आपको 16 माइनस करना है, तो कितना आएगा, माइनस का 8। तो देखिए 24 में से जैसे ही आपने 16 को किया माइनस, तो आपके पास 8 बच गया। अब देखिए जो 8 आया है ये माइनस में आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू दे रहा है 8, यानी 0 से छोटी वैल्यू है ये डी की वैल्यू। ठीक है, यानी जो डी की वैल्यू है वो 0 से छोटी आ रही, नेगेटिव 8 है। तो इसका मतलब क्या है, आपको लिखना है यहाँ पर, चूंकि डी का मान लेस देन 0 है, इसीलिए देखिए आपसे केवल क्या पूछा था इसने, वियुक्त कर पूछा था, यानी डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू पूछी थी, वो आपने निकाल दिया। अब नेचर ऑफ रूट से भी आपसे बोला था कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करो, तो आपको फिर यहाँ पे क्या लिखना है, प्रकृति के लिए, प्रकृति आप हेडिंग लगा सकते हैं, प्रकृति। अब यहाँ पे लिखना आपको, ठीक है, समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं है, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, इस केस में जब डी की वैल्यू माइनस में आती है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने ये एग्जाम्पल 7 सॉल्व किया है और इसका बेसिक सीखा है। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट, अब इसके बाद जो एग्जाम्पल नंबर 8 है वो आपको समझाऊंगा, और तब तक आपको इसको रिपीट करना है। और जो द्विघात समीकरण का मानक रूप है, जो ये नेचर ऑफ रूट्स है कि डी की वैल्यू अगर 0 आएगी तो 2 इक्वल रूट्स होंगी, अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी आती है तो डिस्टिंक्ट रूट होंगे, अलग अलग रूट होंगे। अगर डी का मान 0 से छोटा आता है, यानी डी का मान अगर नेगेटिव आता है, तो समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको पहले याद कर लेना है और फिर इसके बाद हम आगे आपको सवाल समझाएंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर ले पहले।